तो बेटा आज के इस लेक्चर में जो भी बच्चे री नीट की तैयारी करने में लगे हैं, ठीक, उनके लिए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर उनका एक बेस्ट रिवीजन प्लान लेके आया हूँ। देखो महीने भर के समय में, बात सुन लीजिए, महीने भर के समय में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो अब पूरा सिलेबस तो भाई पढ़ाना पॉसिबल है नहीं किसी के लिए कि आगे शुरुआत से चालू हो गए। तो मैं हर एक चैप्टर का वो बेसिक पॉइंट बताऊंगा जिससे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो भैया बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। मगर अगर आप पर्टिकुलर कोई बेसिक समझ रहे हैं, मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन और बेसिक में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन एक क्वेश्चन होता है मगर बेसिक वो होता है जो बेटा सब पे अप्लाई होता है। मतलब अगर आपने वो बातें सीख ली कि मुझे इस एक महीने के समय में मेरे को क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए, क्या क्या रिवाइज करके जाना चाहिए, आपके अंदर कैपेसिटी है, आप पूरा रिवाइज करके जाइए। मगर मैं यहाँ पर चालू करूंगा अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। मेरा आज का जो लेक्चर है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ठीक है। मैं हर एक चैप्टर को लगभग 2 पार्टों में डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। हर एक चैप्टर को लगभग 2 पार्टों में डिवाइड करूंगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और जो अगला होगा सेकेंड पार्ट। क्योंकि चैप्टर सारे बड़े बड़े होते हैं तो एक पार्ट में पूरी बातें बताना पॉसिबल नहीं है। हाँ, आखिरी वाले पार्ट में हो सकता है कि मैं कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दूं कि भाई ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उनका बेसिक जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने री नीट का रिवीजन। सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स बताने वाला हूं क्या क्या आपको कंपलसरी पढ़ के जाना है। जहां पर कोई सीरीज आएगी उसका ऑर्डर बता दूंगा, जैसे कार्बोकैटायन आएगा तो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी एक्सप्लेन कर दूंगा, सब बता दूंगा। मगर आपको ये लेक्चर कंप्लीट करना पड़ेगा सारे पार्ट, तब जाके आप एक महीने के अंदर के समय में अपनी पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हैं। अब चालू करते हैं अपना लेक्चर। करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर जिसमें हम लोग री नीट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस केमिस्ट्री के पढ़ने वाले हैं। और हम लोगों ने केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। देखो मैं यहां पर ये नहीं बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चन तो कोई नहीं बता पाएगा, मगर किस तरह के क्वेश्चंस और कौन से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाने हैं री नीट के लिए वो मैं जरूर बताऊंगा। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। मतलब मेन बेसिक क्या है, क्वेश्चन मेन बेसिक नहीं है क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आ जाएगा एग्जाम में, है ना बेटा। मेन बेसिक फंडामेंटल क्या है कि इसके जैसा पढ़ के जाना है, इसके जैसा पढ़ के जाना है। आप गलती क्या क्या करते हैं, बहुत समय नहीं लूंगा, केवल 15 से 20 मिनट का समय लूंगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो भाई साहब जो आपका बेसिक फंडामेंटल है, जो आपको पढ़ के जाना है नीट के एग्जाम में दोबारा री नीट के लिए, वो आप कर लेंगे। जैसे पहला पॉइंट देखो, सम बेसिक प्रिंसिपल वाले में पहला आपको सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं छोड़ के जाना है। वो एक मॉलिक्यूल जरूर लिख के दे देगा और कहेगा भाई इसमें सिग्मा बता दो, पाई बता दो। एग्जांपल के तौर में मैंने प्रोपाइन लिख दिया, क्या लिख दिया, प्रोपाइन। अब आप इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए। 3 कार्बन का हो गया तो 3 कार्बन मैंने ऐसे ड्रा कर लिए। आयन लिखा हुआ है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड कहीं बना लीजिए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहां पर आपका एक H हो गया, यहां 4 बॉन्ड पूरे हैं। यहां पहला काम आप स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। अब आपको पता होगा सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा है, डबल का मतलब पाई, और अगर ट्रिपल है तो 2 पाई। तो सिग्मा गिन लो बेटा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 5 6, इसमें बेटा 6 सिग्मा हो गए। और ट्रिपल में 2 पाई बॉन्ड होते तो 6 सिग्मा 2 पाई। ये तो मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपको सिग्मा पाई पढ़ के जाना है। प्लस आपको लोन पेयर भी देखना है, कभी कभी वो किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर भी दे देता है, जैसे एसीटोन लिखा उसने, ठीक है। अब एसीटोन का मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर लूंगा, ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है ना। अब इसमें देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी होते हैं। क्यों 2 लोन पेयर हो गए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 में 2 चले गए, यहां 4 बच गया तो 2 इलेक्ट्रॉन मिला करके 1 लोन पेयर होता है। इसको ओपन करना, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 3 8 1 9 सिग्मा बॉन्ड है, 9 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड दिख रहा है मेरे को और 2 लोन पेयर। तो आपको ये जरूर देख के जाना। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, ये जरूर देख के जाएंगे आप,
कौन सा कार्बन sp2 है ना। जहां पर डबल बॉन्ड बनेगा वो मोस्टली sp2 होता है, एक डबल बॉन्ड बनना चाहिए, ध्यान रखिए। कौन सा कार्बन sp है, जहां ट्रिपल बनेगा वो sp वाला होगा, और कौन सा कार्बन sp3 है, जिस कार्बन पे सारे सिंगल होंगे वो sp। अगर आप किसी के चक्कर में पड़ रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाए, नहीं भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना और कैसे पढ़ के जाना, ठीक है। जैसे मेरे को इसमें बताना है कि कौन सा कार्बन कैसा है। देखो इस कार्बन पे मेरे को डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब ये कार्बन sp2 का है। मेरी बात कुछ लोगों ने सुनी नहीं, एक डबल होगा तो sp2 होगा। इस कार्बन पर भी एक डबल है तो ये भी sp2 हो गया, मगर देखो इस कार्बन पे 4 सिंगल बॉन्ड बने हैं तो ये बेटा sp3 हो गया। तो एक तो ये आपको पढ़ के जाना है। तीसरा नंबर पे आपको क्या देख के जाना है, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बच्चे इसमें गलती करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या पूछी जाती है। बेंजीन में उसने एक दो बार पूछा है कि बेंजीन में बता दो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, पहले बताओ। बेंजीन के हर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, बेंजीन के हर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, मतलब हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो sp2 का मतलब है यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड हैं, मतलब एक कार्बन पे 3 है तो 6 कार्बन हाइब्रिड है ना, तो 6 त्रिक 18। बच्चा 6 टिक लगा के आता है क्योंकि उसको 6 कार्बन दिखते हैं। उसने हाइब्रिड कार्बन नहीं पूछे हैं, उसने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पूछे हैं। अगर एक कार्बन पर sp है तो वहां 2 हाइब्रिड होंगे, अगर sp3 है तो वहां 4 होंगे। तो टाइप्स पढ़ के जाने हैं, प्लस आपको नॉर्मल, आइसो एंड नियो जरूर देख के जाना है। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नॉर्मल का मतलब कहीं पर भी कोई स्ट्रेट चेन होगी इसे हम नॉर्मल बोलेंगे। आइसो में बच्चा परेशान रहता है, बस इतना सिस्टम भाई देख लेना। अगर एक कार्बन पर इतना सिस्टम कहीं दिखाई पड़ जाए, एक कार्बन पे अगर इधर भी मेथिल और इधर भी मेथिल, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो चाहे पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी अगर इतना सिस्टम आ गया तो वो आइसो होगा। नियो में क्या देखना है, एक कार्बन होगा उसके चारों तरफ आपके कार्बन ही कार्बन होंगे, और ध्यान रखें आगे CH2 के बाद अगर इतना सिस्टम कहीं पर भी हो तो वो नियो जरूर होगा। तो ये 4 पॉइंट पहले देखने हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे पास अगला पॉइंट है, आपको एलिल, विनाइल, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो ग्रुप पढ़ के जाने हैं। देखो आपका एलिल क्या है, अगर डबल बॉन्ड के बाद कोई ऐसा कार्बन आ गया जो सिंगल बॉन्ड वाला है तो आपका ये सिस्टम एलिल होगा। अगर डबल बॉन्ड से ही कोई लगातार जुड़ा है तो वो आपका विनाइल होगा। अगर बेंजीन पे CH2 है तो बेंजिल, बेंजीन पे CH है तो बेंजल, और केवल C पे सब लगा हुआ है इधर उधर वैलेंसिया, Cl वगैरह कुछ भी है, H नहीं है तो बेंजो, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये देख लेना है कि एल्कलाइडीन क्या होता है और एल्कीन क्या होता है। ये डाई हैलाइड्स में बात करते हैं। अगर एक कार्बन पे अगर 2 एटम सेम लग जाए, मतलब कुल मिला के एक ही कार्बन पे लगे होंगे तो हम इस्तेमाल करते हैं एल्कलाइडीन, ठीक है। और अगर अगल बगल लगे होंगे तो हम उसको एल्कीन बोलते हैं, जैसे एथिलीन डाइक्लोराइड और ये मेरे पास मेथाइलिडीन क्लोराइड। कुल मिला के मतलब ये हुआ एल्कलाइडीन वर्ड कब आएगा बेटा, जब एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन होंगे, कोई भी 2 ग्रुप सेम है ना, और अगर आपके पास एल्कीन वर्ड है तो अगल बगल, ठीक। इसके बाद आपको बॉन्ड विजन रिवाइज करना है। होमोलिटिक वाले में क्या होता है, दोनों एटम ऐसे ब्रेक होते हैं कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं, इसी में रेडिकल्स बनते हैं। और हेटेरो वाले में क्या होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो एक पे आएगा प्लस, एक पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन। उसके बाद आपको देखना है इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स। आप री नीट के लिए जा रहे हैं, साल भर के नीट के लिए नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोफाइल्स मोस्टली वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होती है। कुछ प्लस वाले होते हैं जैसे Cl+, Br+, S3+, और कुछ न्यूट्रल वाले भी होते हैं, इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स वगैरह होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास क्या होते हैं, जिनके पास या तो माइनस चार्ज होगा या लोन पेयर के साथ ऑक्टेट कंप्लीट होगा, उनको बेटा हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। फटाफट इसको बना लीजिए। तो आपको ये 3 जरूर देख के जाने हैं। पहला है कार्बोकेटाइन, दूसरा है कार्बेनाइन और तीसरा मेरे पास है फ्री रेडिकल, ठीक है। कार्बोकेटाइन की बात करें तो ये मेथिल रेडिकल है। इस कार्बन पे एक कार्बन लग गया तो 1 डिग्री का हो गया, इस कार्बन पे 2 कार्बन लगे तो 2 डिग्री का, ये हो गया 3rd डिग्री का, ठीक है। अगर इन चारों में स्टेबिलिटी की बात करें तो जिसमें जितने अल्फा H होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। फिलहाल इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल ये हमारे पास ये वाला है, क्योंकि यहाँ 9 अल्फा H हैं, यहाँ 6 अल्फा H हैं, यहाँ 3 और यहाँ 1 भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी 2 और आपको देखने हैं, एक बेंजिल कार्बोकेटाइन और एक एलिल कार्बोकेटाइन। फिलहाल इन दोनों में बेंजिल ज्यादा स्टेबल
स्टेबल होता है, मगर हाँ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, जहां पर 9 अल्फा एच होते हैं, कितने अल्फा एच होते हैं 9, इसकी स्टेबिलिटी बेंजिल वाले से ज्यादा होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। गलत कर सकते हैं आप कि जो टर्सरी कार्बोकैटायन है मगर 9 अल्फा एच के साथ होना चाहिए, कितने अल्फा एच चाहिए 9, ये बेंजिल से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, कार्बन आयन की बात करें तो जस्ट सिंपल डिग्री वाले में इसका उल्टा होता है। यहां पे पहली बात सब में माइनस होगा और जहां पर डिग्री ज्यादा होगी वो कम स्टेबल, जैसे सबसे कम स्टेबल ये वाला होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और लगातार जैसे जैसे डिग्री कम होती जाएगी बेटा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। हाँ, एलिल और बेंजिल यहाँ पर थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं और बेंजिल की स्टेबिलिटी एलिल से ज्यादा होती है। देखो रेडिकल्स की बात करें तो जहां पर कार्बन पे डॉट लगा होता है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होता है, 3 बॉन्ड बने होंगे इसमें, ये बिल्कुल कार्बोकैटायन की तरह इनको देखते हैं बेटा। बस इनका ऑर्डर भी, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी ऐसा ही होता है। बस एक बात ध्यान रखना, जो बच्चे गलत कर देते हैं, यहां पर मैंने बोला था कि इन दोनों में बेंजिल वाला ज्यादा स्टेबल था, एलिल वाला कम, मगर रेडिकल के केस में आप ध्यान रखेंगे एलिल वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू बेंजिल। इस बात को बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि सोचते हैं सर ने बताया था कि कैटायन और रेडिकल की स्टेबिलिटी सेम होती है, बेटा डिग्री वाले के लिए सेम होती है मगर एलाइलिक और बेंजाइलिक में सेम नहीं होती। इसको आप नोट कर को इंडक्टिव इफेक्ट जरूर देख के जाना है। 2 प्रकार के इंडक्टिव इफेक्ट आपको बताया गया होंगे, एक प्लस आई और एक माइनस आई। देखो प्लस आई का मतलब क्या है, जो ग्रुप भर भर के इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको बोलते हैं प्लस आई, और जो भर भर के इलेक्ट्रॉन खींचते हैं सिग्मा बॉन्ड से और पाई बॉन्ड से भी खींचते हैं, ऐसा नहीं है मगर रेजोनेंस नहीं करते बस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं माइनस आई। हाँ, प्लस आई वाले की सीरीज क्या है, सबसे तगड़ा देता है आपका CH2 माइनस, उससे कम NH माइनस, फिर O माइनस, फिर CO माइनस, सबसे आगे होते हैं माइनस वाले। ठीक है, फिर टर्सरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, फिर CD3, CH3, D और H। ये तो भाई साहब प्लस आई वाले का है। इनमें से ऑर्डर का क्वेश्चन पूछ सकता है, किसका प्लस आई ज्यादा किसका कम, ऑर्डर अरेंज करने को कह सकता है। इसी तरह माइनस आई वाले में जितने प्लस वाले होते हैं, जैसे NR3 प्लस, NH3 प्लस, इनका माइनस आई बहुत ज्यादा है। फिर NO2, SO3H, CN, COH, ये ऑर्डर आपको देख के जाना है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, क्योंकि कहीं ना कहीं धर देगा, बता दो किसका प्लस आई ज्यादा और किसका माइनस आई ज्यादा। ठीक है, फटाफट इसको बना लीजिए। ये मेरा पार्ट 1 चल रहा है और इसके बाद पार्ट 2 देखते हैं कितने पार्टों में ये होगा, मैक्सिमम 2 या 3 पार्टों में मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट इसको बना। एनएसएमबी भाई साहब अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो भूल जाइए। ठीक है, प्लस एम का मतलब अगर किसी सिस्टम में कॉन्जुगेशन हो, कॉन्जुगेशन का मतलब मोस्टली डबल सिंगल अल्टरनेट, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, अगर कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देता है तो हम बोलते हैं प्लस एम, और अगर कॉन्जुगेटेड से इलेक्ट्रॉन लेगा तो हम बोलते हैं माइनस एम। ये रही मेरे पास प्लस एम की सीरीज। सबसे तगड़ा होता है O माइनस, क्योंकि माइनस है तो ज्यादा देगा, फिर NH2 माइनस, फिर NHR, N पे 2R, फिर SH, उसके बाद OH। ये मेरे पास पूरी प्लस M की सीरीज है। सबसे घटिया होता है एल्किल और हेलोजन, क्योंकि हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं तो उनके पास लोन पेयर तो होता है मगर दे जल्दी नहीं पाते। ठीक है ना, ये रही मेरे पास माइनस M। भाई ये बड़ा तगड़ा ध्यान रखिएगा नाइट्रो ग्रुप के बारे में। नाइट्रो के बाद बहुत सा बच्चा नाइट्राइल को लेकर कंफ्यूजन में रहता है, तो भैया नाइट्रो के बाद नाइट्राइल होता है, फिर SO3H, CHO, एल्डिहाइड, फिर कीटोन, मेरे पास एसिड हैलाइड है ये, फिर एनहाइड्राइड है, उसके बाद मेरे पास ईस्टर एसिड, और फिर सबसे जो बेकार ग्रुप है वो आपके पास होता है मेरे पास एमाइड। फटाफट नोट